करेंगे बड़ी खबर से। खबर बांसवाड़ा से है, जहां बेखौफ चोरों ने पेट्रोल पंप पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि चोरों ने राज तालाब थाने से 50 मीटर की दूरी पर मौजूद पेट्रोल पंप के केबिन से 3 लाख रुपए ले उड़े। तस्वीरों में आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, जिन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे एक चोर पेट्रोल पंप के केबिन में घुसकर पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। चोर जहां बड़ी आसानी से पेट्रोल पंप के केबिन में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें बांसवाड़ा से हैं। चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं कि अब देखिए सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अभी लगभग शाम को 6:45 बजे आसपास में जो हम लोग सब गए हुए थे घर पे, उस समय कोई अज्ञात व्यक्ति आया और उसने पंप पर आकर ताले तोड़कर सिलक ले गए। वो जो भी कैश थी 3-3.5 लाख रुपए वो सारे लेकर और चला गया। विदिन 5 मिनट्स के अंदर वो सब ये काम करके चला गया। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर। सहयोगी आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ पूरा मामला ये रहा? खुली चुनौती एक तरह से पुलिस को, ऐसे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद होगी और सीसीटीवी फुटेज भी है पुलिस के अब पास, तो क्या इन चोरों का कुछ पता लग पाया है फिलहाल? जी मैम, बताना चाहेंगे कि ये घटना देर शाम कल 7 बजे की है। जब पेट्रोल पंप मालिक अपने किसी कारणवश घर पर गया था और जब वो वापस आया और उसने जब उसका कैश कलेक्शन देखा और उसमें कैश कम पाया गया और उसी मौके पे उसने सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस को बुलाया। अब पुलिस देर रात 1 बजे तक आसपास सारी दुकानों के जिस रास्ते वो चोर वहां से निकला उसके सारे फुटेज देखे और वो अभी भी उसी कार्रवाई में लगे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि जल्दी इसका खुलासा कर देंगे। आकाश, और क्या बताया है ये जो दुकान का मालिक था, उसने और क्या कुछ जानकारी दी है? क्या नहीं, और कुछ नहीं। उसने पूरा यही बताया कि पेट्रोल पंप पर कार्य तो चल ही रहा था, पेट्रोल पंप स्टाफ पूरा लगा हुआ था, पर वो नकाब पोस्ट बनकर आया था और वो अंदर रूम में जो उनका ऑफिस रूम है उसके टेबल का ताला तोड़कर और वो 3 लाख उससे अधिक की राशि चोरी कर ले गया। ठीक है आकाश, और पुलिस क्या कुछ कर रही है इन चोरों को पकड़ने के लिए? पुलिस ने हर तरह की कार्य की। इन्होंने कल रात को 1:30 बजे तक वो इन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए और टीम गठित कर जिस रास्ते से वो चोर जा रहा है उस रास्ते पर पूरी टीम को भेजा है। ठीक है आकाश, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 फरवरी को अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रहे हैं। ऐसे में हर किसी को इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हर वर्ग को बजट में कुछ न कुछ देना चाहते हैं। यही वजह है कि सीएम गहलोत लगातार अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठकें कर रहे हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य स्तरीय कर सलाहकार समिति की बैठक ली। इस बैठक में उद्योग जगत से जुड़े करीब 52 संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, अभी जो बजट है उसमें हमारी ये डिमांड है कि एमएसएमई उद्योग के लिए जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही है रिप्स 2022 के अंदर, जिस तरह से थ्रेश सेक्टर में जो चीज़ें लेनी चाहिए थी, कुछ 2019 के अंदर हमारे को सिर्फ लैंड बिल्डिंग और उसमें प्लांट मशीनरी और वर्किंग कैपिटल तीनों पे मिलता था, पर 2022 में सिर्फ प्लांट मशीनरी पे मिलता है। कि देखिए, जैसे फायर सेस है, फायर टैक्स लगाया, उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि ये फायर टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसको रीजनेबल की जाए। दूसरा जो लैंड टैक्स लगा रखा है वो है एक रिको के अंदर जो 100% ऑक्शन कर दिए, उसमें हमारी ये मांग है कि कम से कम 50% आवंटन के ऊपर किए जाए और 50% ऑक्शन के ऊपर किए जाएं। ऐसे ही छोटी मोटी जो डिमांडें हैं उद्योग और व्यापार जगत की, जो और बाकी सरलीकरण की हैं, कुछ जीएसटी की हैं, कुछ स्टील इंडस्ट्रीज की डिमांड है और कुछ ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है।
और देखिए 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र का आगाज कल से राज्यपाल अभिभाषण के साथ में होने जा रहा है। इस सत्र में साल 2023 और 2024 का प्रदेश का बजट भी 8 फरवरी को मुख्यमंत्री गहलोत पेश करेंगे। इसके अलावा सत्र के दौरान राइट टू हेल्थ बिल पास होने की भी संभावना है। वहीं चुनावी साल का बजट सत्र होने के कारण काफी हंगामेदार रहने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं सदन में सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव में जीत कर आए नवनिर्वाचित विधायक अनिल शर्मा को संविधान के प्रति शपथ दिलवाई जाएगी। कोरोना प्रदेश से अभी कोसों दूर है, लेकिन प्रदेश की सियासत में कोरोना वाले एक बयान के बाद सियासत हाई है। खोलकर कोई कुछ भले ही ना कह रहा हो, लेकिन संकेतों में महीने भर पहले ही सारी कवायद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। क्या वो इस बार कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कभी बाई इलेक्शन, कभी राष्ट्रपति चुनाव में वोटों में ना पड़ा, तो इसमें टाइम बीता है ना, वो अलग से बीता है। प्रदेश पॉलिटिक्स में कोरोना रिटर्न्स, अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना, आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला, क्या बोला, जो पहले बोला वो बताऊंगा। और अब तो उन्होंने उनको कोरोना और बता दिया कि पार्टी में भी कोरोना है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के स्तर के शब्द नहीं है। उनको आलोचना भी करनी चाहिए तो बहुत संजीदगी से करनी चाहिए। सियासत में संस्कार वाला दर्द। मैं आपसे बड़ा हूँ, मेरा दायित्व बनता है मैं आपको सही बात बोलूं, आपके संस्कारों को जगाऊं। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों का मान सम्मान करो, लोगों को इज्जत बख्शो, और इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। 23 की तैयारी में सियासत भारी। विरोध भी हम कर सकते हैं, लेकिन यही बड़ी खूबी है हमारी जमहूरियत की, हमारे समाज की, हमारे देश की, कि एक दूसरे से मतभेद भी अगर हो तो बैठ के सुने, उनके व्यू पॉइंट को सुने, उनके विचारों को सुने, और असहमति व्यक्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन खुले मन से हो, और खुले मन से हो, खुले मंच से हो, ये बहुत जरूरी है। अब इसे सियासत का असर कहें या सत्ता का जादू, राजस्थान में चुनाव से पहले एसेट्स अब अपसेट होने लगे हैं। थोड़ी खामोशी के बाद फिर से सियासी बयानबाजी हावी होने लगी है। संकेतों में ही सही हिसाब किताब हो रहे हैं, तो हर वार पर पलटवार भी हो रहे हैं। जादूगर तो जिंदगी में बचपन से रहे हम लोग, और जादू चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। आज तो जादू चलते रहा। 3 बार में मुख्यमंत्री बन जाए, और मैं कहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी जो माली कहलाती है, सैनी कहलाती है, उसका पूरा विधानसभा में हमारी पार्टी में एक एमएलए है। किस पद पर कौन व्यक्ति को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये जो कार्यक्षेत्र है, ये कांग्रेस की लीडरशिप का है। और मुझे जब भी जो जिम्मेदारी दी है प्रदेश में, देश में, विधानसभा में, लोकसभा में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, राजस्थान सरकार में, जब जो मुझे कहा गया है, मैंने पूरी ताकत के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। भविष्य में क्या होगा मैं भी नहीं जानता हूं, आप भी नहीं जानते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो। 16 जनवरी से किसान संवाद के जरिए अपना जनाधार मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने सचिन पायलट गांव-गांव, ढानी-ढानी घूमने निकले तो सियासत भी शुरू हो गई। क्या वो इस बार कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कभी बाई इलेक्शन, कभी राष्ट्रपति चुनाव में वोटों में ना पड़ा, तो इसमें टाइम बीता है ना, वो अलग से बीता है। हालांकि पायलट ने सधे अंदाज में न सिर्फ विपक्ष को जवाब दिया, बल्कि पार्टी के विरोधियों को भी अपने खास स्टाइल में समझाया। व्यक्तिगत आलोचना करना, गाली गलौज करना, कठोर शब्द बोल देना बड़ा आसान काम है, लेकिन इन 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीभ है, उसको संतुलित करना ये बहुत जरूरी है।
मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। दरअसल पेपर लीक के मुद्दे को जोर शोर से उठाने के बाद जब सचिन पायलट अपनों के निशाने पर आ गए तो उन्होंने संकेतों में ही सही पलटवार करते हुए कहा कि मुद्दों पर पटकनी दो तो बात बने। मुद्दों पर, इश्यूज पर, पब्लिक सेंटिमेंट पर आप पटकनी दो तो लोग ताली बजाते हैं और अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना, आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला। ये तो हुई कांग्रेस की अंदरूनी सियासत वाली बयानबाजी, लेकिन कांग्रेस की इस बयानबाजी से बीजेपी को फिर से अपना मनमाफिक मुद्दा मिल गया है। उसने आलोचना भी की पेपर लीक के बारे में, लेकिन समय समय पर बीच में सरकार को अच्छे काम के धन्यवाद भी देता गया। मतलब उसने मार भी लगाई और जादूगर की जादूगरी भी दिखा दी। तो बहुत ही अच्छे शब्दों में उसने जिस प्रकार की आलोचना की है उससे जनता का, सामान्य जनता का भी जुड़ाव होना स्वाभाविक लगता है मुझे। और इस कारण से अब की बार मुझे लगता है कि अब आज जो मुख्यमंत्री जी ने कोरोना कहा है, अब की बार की विधानसभा में ये कोरोना निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव दिखाएगा, ऐसा मेरा मन कहता है। अब ये पता नहीं लग रहा कि उनकी फिल्म का नाम क्या है। गद्दार कौन है, निकम्मा कौन है, जादूगर कौन है और आधुनिक युग की बड़ा कोरोना कौन है। तो कम से कम एक फिल्म तो दिखाएं जनता को। इतनी फिल्में दिखा दी कि लोग कंफ्यूज हो गए। किसान संवाद के जरिए जनता से जोड़ने का पायलट का प्लान सियासत की हलचल को बढ़ा रहा है। पायलट किसानों के साथ ही पेपर लीक की समस्या को भी बड़े पैमाने पर उठा चुके हैं। तो सवाल उठाने वालों को पायलट समझा भी चुके हैं कि वो जो भी करते हैं कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर, और उनका मौजूदा संवाद भी उसी की एक कड़ी है। यानी प्रदेश की सियासत अब एक बार फिर नई करवट के लिए तैयार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में पिछले दिनों में आपसी प्रतिस्पर्धा और बयानबाजी में अचानक से तेजी आई है। 16 जनवरी के बाद से कांग्रेस नेता सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच बिना नाम लिए बयानों की होड़ दिखी। इस पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि कांग्रेस के पास राज्य में पार्टी को नेतृत्व देने के लिए सक्षम नेता होना अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अभी तो पार्टी में एकजुटता अच्छी दिख रही है। शशि थरूर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में भी सबने देखा कि दोनों नेता एक साथ आकर चले, ये पार्टी के लिए अच्छा संकेत है। नेताओं की आपसी बयानबाजी को लेकर थरूर बोले कि राजनीति में कई बार इस तरह के बयान चलते रहते हैं, लेकिन जब चुनाव में लड़ने की जरूरत होती है तब कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ दिखाई देते हैं। कुछ समय से दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हमारी जैसे पार्टी में इतने नेता हैं जो लोगों के समर्थन उनके पास हैं और जो हमारे देश के हमारे राज्य में नेतृत्व देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूं सब लोग एक साथ ही चल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में जब आप देखा कि दोनों एक साथ आके चले, ये सब एक अच्छा सिग्नल है, एक अच्छा संदेश है लोगों को कि हम एक साथ जाके देश की भलाई के लिए और हमारे लोगों की कल्याण के लिए हम एक साथ खड़े होंगे। जोशीमठ के बाद अब पाली में भी ऐसा ही हाल होने लगा है। मकानों में आई दरारों से लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। जिला प्रशासन मामले में सिर्फ लीपापोती करता नजर आ रहा है। क्या पाली जोशीमठ बन जाएगा? देखिए ये खास रिपोर्ट। पहले आप मकानों में आई इन दरारों को देखें। ये दरारें जोशीमठ की नहीं बल्कि पाली की हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है।
पाली शहर के भीतरी क्षेत्र में रह रहे लोग अब इन घरों को खाली करने को मजबूर हैं। शहर के अंदरूनी इलाकों के 40 मकानों में आ रही दरारों से लोगों में बेचैनी का माहौल है, लेकिन प्रशासन चैन की नींद सोए हुए है और प्रशासन के चेहरे पर लापरवाही की चिंता तक नहीं दिखती है। पाली में जोशीमठ जैसा हाल, पाली के अंदरूनी इलाकों के मकानों में आई दरारें, 40 मकानों में आई दरारों से लोगों में दहशत। जिला प्रशासन ने 6 मकानों को खाली करने का दिया नोटिस। जोशीमठ जैसा हाल होने से डर रहे हैं लोग। जिला प्रशासन ने नहीं किया लोगों के लिए इंतजाम। दूसरों के मकानों में रहने को मजबूर लोग। पूरे मामले में लीपापोती कर रहा प्रशासन। जो ये अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तकरीबन 10 से 15 साल पहले का मामला स्टार्ट हो गया था। जब से सीवरेज पाली में आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ क्या पूरा 1 से 2 किलोमीटर एरिया अगर अपन घूमेंगे तो हर मकान में दरार है और अब ये दरार इतनी बढ़ चुकी है कि हमें मकान खाली करना पड़ रहा है। नोटिस तक हमें दे दिया गया है कि हम खाली कर दें। और 400 करोड़ का जो बजट था एल&टी को दिया था, एल&टी ने आगे से आके देके 15 से 17वें व्यक्ति को ये टेंडर दिया, जिस व्यक्ति को कोई काम भी नहीं आता है। और न किसी प्रशासन ने न किसी नेताओं ने आके बताया कि भाई उस व्यक्ति के ऊपर केस करे। लेकिन होना ये चाहिए कि उस व्यक्ति को बुला के बताना चाहिए कि तुमने किस तरह से ये घटिया काम किया। उनकी घटिया काम की वजह से हमारा आशियाना जो है आज टूट चुका है। हम लोग यहाँ से हमारा जो बचपन था वो खत्म हो चुका है। वहीं मकानों में आई दरारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 6 मकानों को खाली करने का नोटिस तो दे दिया है, लेकिन ये परिवार कहां रहेंगे और कैसे रहेंगे इसकी किसी को चिंता नहीं है। सवाल तो ये भी है कि जिस तरह का हाल उत्तराखंड के जोशीमठ में हुआ है और जो दर्द जोशीमठ के लोग सह रहे हैं, क्या पाली के लोग भी यही पीड़ा झेलने को मजबूर होंगे? ये मेरा मकान है, हमें नोटिस दिया गया है खाली करने के लिए और गिरने के लिए, और हम जाए तो कहाँ जाए? काम हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं। किसी प्रकार को आपको कहाँ वहाँ रुकना है? आपके मकान की कोई व्यवस्था की गई है? व्यवस्था तो कोई नहीं, वो सामने मकान में रह रहे हैं बस। और ये मकान टूटने पर किसी प्रकार की मदद या मदद तो अभी तो कुछ हुई नहीं, मदद भी कुछ नहीं हुई है। आके चले जाता है बस देख कर। इसके लिए पर्टिकुलर एक टीम का गठन किया गया जिसमें PhD के एक्सियन है, PWD एक्सियन है, नगर परिषद एक्सियन है, साथ ही MBM यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो HOD हैं। उन्होंने एक जॉइंट विजिट किया था कल। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़, प्रबंध निदेशक VP सिंह ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म फेयर फितूर 2023 के अंतर्गत विश्व के सबसे खूबसूरत मध्यकालीन स्पेनिश शहर टोलेडो का भ्रमण किया। निगम अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से घोषित वर्ल्ड हेरिटेज पर्यटन स्थल है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सर्दी की। प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर, कोहरे से गलन अभी भी बरकरार है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं लोग अलाव का सहारा लेते हुए अब भी नजर आते हैं। घने कोहरे से यातायात भी प्रभावित रह रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, धुंध और कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से लोग जो है अब दिन में भी अपने वाहनों की लाइट जलाकर निकलते हैं। अलाव का सहारा लेते हुए लोग दिखाई देते हैं। प्रदेश में अभी सर्दी फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की फुल्की राहत है, लेकिन फिर भी लोग जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं। मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत व्यास जैसलमेर से जुड़ रहे हैं, वहीं आशीष दौसा से जुड़ रहे हैं, कृष्ण सिंह झुंझुनू से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले श्रीकांत, आपके पास आते हुए जैसलमेर की बात करेंगे। क्या टेम्परेचर है फिलहाल वहां पे? क्या टेम्परेचर में कुछ उतार चढ़ाव देखे गए हैं? लोगों को कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है फिलहाल सर्दी से?
जी, न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो वो 8 डिग्री है, लेकिन जो फील है, जो महसूस है, वो अभी भी 3 और 4 डिग्री वाला बना है। हाथ और पैरों की जो कपकपाट है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और लोग जो है वो अभी भी घरों में दुबके हैं। मैं इस वक्त उस मार्केट में खड़ा हूं जहां पर जो है लोग सोनार दुर्ग में जाते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं और सुबह आरती के वक्त काफी भीड़ रहती है। सर्दी को देखते हुए आरती 7 बजे के बाद होती है, लेकिन लोग पहली आरती के बाद ही पहुंच पा रहे हैं क्योंकि सर्दी ही इतनी है कि लोग जाए तो जाए कैसे। घरों से बाहर निकलने से पहले गर्मी से सर्दी से बचने के लिए जो है वो काफी जतन करने पड़ रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए ये जो सोनार दुर्ग का जो मुख्य द्वार है वो पूर्ण रूप से जो है वो सुनसान नजर आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सर्दी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। सुबह का वक्त है, ये वही रास्ता है जहां से सुबह मंदिर जाने वाले भक्तों की भीड़ रहती है। पर्यटक 7 बजे के बाद आना शुरू हो जाते हैं। सनराइज से पहले पर्यटक जो है वो ब्रेकफास्ट कर यहाँ पहुंचते हैं और जो चुका डालने वाले लोग हैं, सुबह सुबह धर्म पुण्य करने वाले लोग हैं, उनकी भी तादाद में काफी कमी देखने को मिल रही है। इक्का दुक्का लोग जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। सामान्यतः यहाँ पर इसको लेकर भी भीड़ रहती है। मैं अंदर की भी दिखा रहे हैं, अंधेरा भी दिखाई दे रहा है, जिससे समझ में आता है कि सूर्यदेव के अभी फिलहाल दर्शन नहीं हुए हैं। हमारे साथ सहयोगी आशीष भी बने हुए हैं दौसा से। आशीष, दौसा की तस्वीरें दिखाइएगा और बताइएगा कि फिलहाल वहां पर सर्दी के क्या कुछ हाल हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सर्दी से कुछ राहत लोगों को जरूर मिली है, क्योंकि 3-4 दिन पहले जिस तरह पारा जमाव, विद्युत लोगों की हालात खराब हो गए थे क्योंकि सर्दी ने पूरा जनजीवन प्रभावित कर दिया था। लेकिन आज की बात करें तो करीब 9 से 10 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है, जो एक राहत की खबर भी है। लेकिन जो चिकित्सक है वो सलाह दे रहे हैं कि जो ये जाती हुई सर्दी है, सर्दी कम हो रही है, ऐसे मौसम परिवर्तन में अपने आप को बचा के रखे, लापरवाही नहीं करें, ये कही जा रही है। हम बताने की कोशिश करते हैं फसलों की बात, क्योंकि जो पिछले 3 दिनों से जो सर्दी पड़ी उससे फसलों को काफी नुकसान हुआ और ये सरसों की फसल है, इसमें पाले से जबरदस्त नुकसान हुआ है। करीब 50% तक इसमें नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि राजस्थान की सरकार ने गिरदावरी के आदेश दिए ताकि किसानों को इसका मुआवजा मिल सके। ऐसे में यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। और बात करें जो कोहरा है, कोहरा करीब आधा किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोहरे से भी लोगों को राहत मिली है और सर्दी से भी लोगों को राहत मिली है, लेकिन अभी भी सर्दी का जो असर है वो बरकरार है। हम एक तस्वीर दिखाने की जिस तरह से टेम्परेचर कम हो रहा है। हमारे साथ सहयोगी कृष्ण सिंह भी बने हुए झुंझुनू से। कृष्ण, जैसा कि अभी जैसलमेर से श्रीकांत और दौसा से आशीष बता रहे थे कि टेम्परेचर में थोड़ी बहुत कमी आई है, जिससे मामूली राहत लोगों को मिल रही है, लेकिन जाती जाती जो सर्दी है वो लोगों के लिए बीमारियां भी लेकर आ रही है। झुंझुनू में क्या कुछ टेम्परेचर, कृष्ण? जी, मैं बता दूं कि झुंझुनू में जो तापमान है, उस न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी जरूरी हुई है और जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री के आसपास है। कल भी 8.7 डिग्री था न्यूनतम तापमान। वहीं जो हवाओं में वो जो गलन है वो बरकरार है और कोहरे का असर है वो भी लगातार झुंझुनू में बरकरार बना हुआ है। हालांकि सर्दी से राहत लोगों को जरूर है, पर जो हवाएं हैं उनसे जो ठंडक का जो एहसास है वो लगातार जारी है। और इस बदलते मौसम के चलते है जो जिला अस्पताल है उसकी जो ओपीडी है उसमें भी वृद्धि हुई है और जो ओपीडी करीब 1800 के आसपास प्रतिदिन रहती थी वो ओपीडी अब 2400-2500 के आसपास पहुंच गई है। वहीं पिछले 4-5 दिनों जो पाला पड़ा था उससे बदलाव है मौसम में से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें